हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का फिजिक्स में आई हेल्प यू में। कैसे आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि क्लास 12 की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रही है जिसमें हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कस करते हैं। तो आज उन्हीं में से एक चैप्टर है विकास। ठीक है, तो आज हमने इस चैप्टर को पढ़ना है। इसमें जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकेंगे हम वो सब पढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहले आप मुझे ये बता दीजिए कि ऑडियो वीडियो क्लियर है। और अब तक हमारे साथ जुड़ चुके हैं आशुतोष धर, नेहा यादव, एक्सपेरिमेंट वीडियो, जीत तोमर। ठीक है, सबको गुड इवनिंग, राधे राधे। मैं तो आ गई हूँ जीत तोमर, बाकी सारे बच्चों को लाने का काम कौन करेगा? सबके सब आ जाए ताकि हम चैप्टर को शुरू करेंगे। ठीक है, तो अब तक जितना आपने छठवां चैप्टर तक जो पढ़ लिया था, छठवां चैप्टर अपना बहुत अच्छे से क्लियर करना। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सके वो मैंने आपको सारे क्लियर कर रखे हैं और अपने आंसर को अच्छे से प्रेजेंट करना वो अब आपकी जिम्मेदारी। समझाने वाला काम मेरा, लेकिन प्रेजेंट करने वाला काम अब आपका। और आप, मुझे उम्मीद है कि वहां तक आपको सबको क्लियर हो गया होगा छठवें चैप्टर में हमने जो कुछ पढ़ा है ना। तो लिखने के तरीके भी आने चाहिए है। इसी के साथ मैं आपको एक अच्छी सी न्यूज भी देती हूँ, इसी पर है ना, बोर्ड एग्जाम पर हम कैसे अपने आंसर को लिखें, इसके लिए बहुत जल्द आपके लिए एक वीडियो आने वाली है। तो इसलिए उस वीडियो को जरूर देखिए और अपने प्यार अगर आपने ज्यादा दिया तो फिर मैं क्या करूंगी, आने वाली बहुत सारी ऐसी मोटिवेशनल वीडियो बनाऊंगी ताकि आपको भी साथ साथ एनर्जी मिल सके। मुझे एनर्जी तो देते नहीं हो आप लोग, पर मैं आपको एनर्जी जरूर दूंगी। ठीक है, तो इसलिए उन वीडियो को जरूर देखिए अच्छे से अच्छे। चलिए, तो ध्यान रखना आपने। ठीक है, तो मोटिवेशनल स्टोरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूं और मुझे उम्मीद है कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे, है ना। आशुतोष धर, ठाकुर, अश्विनी ठीक है, मोटिवेशनल, जीत तोमर, एक्सपेरिमेंट, अतुल जुड़ चुके हैं और हमारा ब्रिज मोहन जी भी जुड़ चुके हैं, हिमांशु यादव, रोहित यादव, हेलो, नितिन कुमार। ठीक है। और बहुत बच्चों का ये भी क्वेश्चन होगा कि मैम ये चैप्टर तो हमारा 12th क्लास से हटा दिया गया है, तो क्या हो गया? मतलब बहुत सारे बोर्ड है जिनके उसमें है ये चैप्टर और कुछ बोर्ड से हटा दिया गया है। ठीक है, लेकिन आपको 12th के एग्जाम देने तक सीमित नहीं रहना है। आपने आगे भी नीट के एग्जाम की तैयारी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे तो वहां पर ये चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो क्या करोगे आप? फिर आओगे कमेंट में लिखने के लिए कि मैम आपने तो 7वां चैप्टर छोड़ ही दिया, और फिर तब मुझे बोलोगे कि मैम ने तो पढ़ाया नहीं। और फिर इसलिए ये चैप्टर पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं 2-3 क्वेश्चन इससे आ सकते हैं आपके नीट एग्जाम में या फिर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, और एक एक क्वेश्चन जब आप एग्जाम देने जाते हो वहां पर एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं होगा कि जो आपको छोड़ देना है कि भाई बोर्ड में नहीं आ रहा तो नहीं पढ़ना है। कुछ कुछ बोर्ड में है और कुछ में नहीं है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर इतनी बात? ठीक है। हाँ, आर्मी लवर, जीत तोमर, ठीक है, सबको गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ, चलिए फिर शुरू करते हैं फिर इस चैप्टर को। सबसे पहले है विकास, इवोल्यूशन। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि इस पृथ्वी का निर्माण किस प्रकार हुआ है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। आज आपको पता लगना है कि इस चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ना है। एक तो आपने देखना है इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, किस प्रकार से पृथ्वी का निर्माण हुआ है। उसके बाद आप देखोगे जीवों का निर्माण किस प्रकार से हुआ है। ठीक है, कौन कौन से वैज्ञानिक ऐसे थे जिन्होंने अपने अपने सिद्धांत के द्वारा ये बताया कि हाँ ब्रह्मांड का निर्माण इस प्रकार से हुआ होगा, किसी ने बताया इस प्रकार से होगा। जीवों का निर्माण किसी ने कुछ अपने रीजन दिए, हर एक रीजन क्या थे, अलग अलग थे। ठीक, इतनी बात इसमें पढ़नी है। आपने देखना है कि आप इंसान हो तो आपके जो पूर्वज होंगे वो कौन कौन थे, ये सारा इसमें पढ़ना है। ये भी देखना आपने कि कौन से ऐसे अभी अंग बच गए हैं जो अब आपके उसमें कार्य करते ही नहीं है। ये सब समजात अंग, समवर्ती अंग, ये सब पढ़ना है इसमें। तो सबसे पहले विकास, यानी कि हम कहते हैं इवोल्यूशन, यानी किस प्रकार से इस पृथ्वी का निर्माण हुआ है, इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है,
ये सब की अलग अलग वैज्ञानिकों ने थ्योरी दी है। इस थ्योरी से ही शुरुआत करनी है। सबसे पहले ब्रह्मांड का निर्माण हो रहा है, उसके बाद पृथ्वी का निर्माण हुआ, पृथ्वी के अंदर जीवन का निर्माण हो रहा है। तो ये सारे जो वैज्ञानिक थे अलग अलग थे, जिन्होंने अपने अपने मत दिए, अपने अपने सिद्धांत दिए। चलिए फिर आज इसी के बारे में हमने चर्चा करनी है। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें जो आता है डेफिनेशन, अगर हम जैव विकास की बात करेंगे, क्या होता है जैव विकास? जैव विकास यानी अगर आप बात करोगे, आप अपनी ही बात करते हो, तो जब आप छोटे थे, है ना, जब पैदा हुए थे, जब आप जन्म हुआ था आपका, तो आप क्या हुए? एकदम से बड़े हो गए क्या? जैसे ही आप बाहर आए और बहुत बड़े से निकल गए? नहीं ना, पहले आप छोटे थे, फिर थोड़े बड़े हुए, फिर थोड़े और बड़े हुए, थोड़े और बड़े हो, ऐसे से करके धीरे धीरे आज आप इतने बड़े हो गए होंगे, है ना। तो इसी प्रकार अगर हम जैव विकास को कंपेयर करें तो हम यहाँ पर देखेंगे जैव विकास एक धीमी गति से होने वाली प्रक्रिया है। बहुत धीमे गति से चलती रहती है ये प्रक्रिया, ठीक है, चलती रहेगी, ठीक है, जिसका परिणाम लंबे समय के पश्चात एक लंबी जाति की उत्पत्ति के रूप में दिखाई देता है। लंबे समय, जैसे कि अभी आप बहुत बड़े हो गए होंगे, ठीक है, आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो गए होंगे, तो एकदम बचपन में तो वो चेंजेस नहीं आए थे ना, जब धीरे 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 करके आप बड़े हुए तब आपकी बॉडी में वो सारे चेंजेस हुए। तो जैव विकास भी हमारे वातावरण में क्या होगा, जो धीरे धीरे गतियां हो रही हैं, ठीक है, और जिसका जो पता चलेगा वो बहुत समय के पश्चात पता चलेगा, उसे ही हम कहते हैं जैव विकास। जब नई जाति उत्पत्ति होगी उसे हम कहेंगे जैव विकास। क्लियर इतनी बात सबको? चलिए अब यहाँ पर सबसे पहले हमने जीवन की उत्पत्ति देना है कि यहाँ पर जीवन की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, ये पढ़ेंगे हम। पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है, उसके बाद हम देखेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, और उसके बाद उसके अंदर जीवन की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। अगर हम बात करते हैं जीवन की उत्पत्ति, ठीक है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति की बात करते हैं, तो लगभग 20,000 करोड़ वर्ष पूर्व, ठीक है, जिसे हम कहेंगे 200 बिलियन की बात करते हैं, ठीक है, 200 बिलियन की बात करेंगे। पुराना, इतना पुराना विकास हो रखा है जीव का, ठीक है, जीव यानी पृथ्वी में जीव की उत्पत्ति बहुत पुराने 200 करोड़ वर्ष पहले से ही यहाँ पर ये सब चल रहा है, ठीक है। अभी आपको पता नहीं, आज तो हमें सब कुछ मिल रखा है, लेकिन ये सब एक छोटे चरण से स्टार्ट हुआ होगा, उसके बाद धीरे धीरे छोटे छोटे पेड़ पौधे उगे हैं, फिर आपका निर्माण, जीव का निर्माण, ये पूरी प्रोसेस चलती रही है, यही क्या कहलाता है, विकास। बस इतनी बात क्लियर। चलिए आगे चले। अब यहाँ पर देखेंगे, बात आती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं के विशाल समूह समायित होते हैं, ठीक है, आकाश गंगाओं में सितारे और गैसों के बादल एवं धूल समाहित रहते हैं, ठीक है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में प्रचलित सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी है। अब आपको सिर्फ ध्यान रखना है, सबसे पहला जो सिद्धांत दिया है वो है बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग ब्रह्मांड का निर्माण एक कैसे, एक अणु के विस्फोट से हुआ है। उन्होंने बताया कुछ ऐसी चीज थी जो पहले विस्फोट हुई, ठीक है, जैसी वो विस्फोट हुई तो अलग अलग जगहों पर उस जो चीज थी वो, उस चीज के बारे में बताया नहीं, वो क्या अणु था, क्या था वो, उसके बारे में बताया नहीं, ये बस मत है एक, ठीक है, एक मत है कि इस प्रकार से ब्रह्मांड की क्या हुआ है, विकास हुआ है। लेकिन यहाँ पर क्या है, उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक कुछ चीज थी जो विस्फोट हुई, फिर उसका फैलाव हुआ, जैसे उसका फैलाव है, जब वो धीरे धीरे ठंडी हुई, उसके बाद उसमें गुरुत्वाकर्षण संघनित हुआ, वहां पर फिर गैसों का निर्माण हो रहा है, ठीक है। उस टाइम पे जब तक वो फैलाव हो रहा था वहां पर वाष्प, ठीक है, जल प्रेजेंट था, मीथेन गैस प्रेजेंट थी, ये सब प्रेजेंट थे। इतनी बात यहाँ पर ये बताई गई है कि यही सारी चीजें यहाँ पर प्रेजेंट थी। तो हम देखेंगे बिग बैंग सिद्धांत, ठीक है, इसे हम कह सकते हैं महाविस्फोट का सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक अनूठी कल्पना है, तो याद रखना है ये सिर्फ कल्पनाएं हैं, ऐसे नहीं है कि हाँ ऐसा ही हुआ है। जब हमें वो अणु का नाम ही नहीं पता तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो चीज फट गई है। बस ये बताया गया है कि ये क्या है, एक भौतिक रूप की प्रक्रिया है जिसमें एक महाविस्फोट हुआ, जिससे क्या हुआ, जैसे उसका ब्रह्मांड, उससे क्या हुआ, ब्रह्मांड का निर्माण, ठीक है,
वहां पर ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, ठीक है, फिर तापमान में कमी आई और उसके बाद वहां पर जीवन शुरू हुआ। क्लियर? तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपने ये प्रोसेस किस प्रकार से हुई, तो इसको समझते हैं। सबसे पहले कितना बोला है, ठीक है, 20,000 करोड़ वर्ष पूर्व, ठीक है। अच्छा, किसी को ये पता है कि अगर हम तारों को देख सकते हैं, ये आंसर जरा बताना कि हम यहां से तारों को देख सक रहे हैं तो इस दूरी को हम किस तरीके से नापते हैं? आपने छोटी क्लास में पढ़ा भी होगा, है ना? क्या बोलते हैं दूरी नापने के लिए? हम किलोमीटर में नापते हैं। हमें तारे दिखाई देते हैं, क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि उनका प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंच पाता है। तो वो प्रकाश और हमारे आंखों के बीच की दूरी को हम किस प्रकार से नापते हैं? बताइए, कोई है तो? प्रियंका राय, रोहित, जीत तोमर, शिवम, अरमान खान, किसी को पता है? इंडियन किलर, बताइए। अरमान खान, नो मैम, ठीक है। और कोई? किलोमीटर में नापते हैं। आपने बचपन 6-7 क्लास में पढ़ी है ना भौगोलिक विज्ञान, है ना, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, तो उसमें आपने देखा है ना कि जब तारों के बीच की दूरी, 2 तारे होंगे उनके बीच की दूरी को किससे नापते हैं? तो हम उसे क्या कहते हैं? बताइए, कोई तो होगा। आ गया क्वेश्चन, तब क्या लिखोगे वहां पे? बताइए बताइए। नहीं पता, ठीक है, चलो मैं ही बता देती हूँ। तारे हैं, ये तारा, ये तारा। अगर हम तारों की बात करते हैं, हम यहां पर खड़े, ये खड़ा है, ठीक है। हम तारे को देख सक रहे हैं क्योंकि उसका प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंच पा रहा है। तो उस प्रकाश को ज्ञात करने के लिए, ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी जो होती है वो कहलाती है प्रकाश वर्ष, है ना? लाइट ईयर सुना है ना आपने? लाइट ईयर प्रकाश वर्ष से नापते हैं हम इसे, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर रखनी है, सिर्फ इतना ही समझाना था मुझे, तो ध्यान रखना है। क्लियर इतनी बात? चलिए अब आगे बढ़े। तो देखिए 200 वर्ष पहले क्या हुआ था? यहां पर क्या हुआ? विस्फोट हुआ, ठीक है, महाविस्फोट, विस्फोट हुआ। इतनी बात क्लियर? और वहां पर क्या हुआ? जो वो पदार्थ रहा होगा, जो वो अणु रहा होगा, उसका प्रसार हुआ। विस्फोट के पश्चात क्या हो रहा होगा? वहां पर प्रसार हुआ, अर्थात फैलाव हुआ। किसका विस्फोट हुआ? ये अभी तक किसी को नहीं पता कि क्या वो ऐसी चीज थी जिसका विस्फोट हो रहा था, ठीक है। तो इस टाइम पे क्या था? टेम्परेचर भी क्या था? बहुत अधिक था, है ना? बहुत अधिक टेम्परेचर रहता था। इतनी बात क्लियर सबको? हाँ, ठीक है। जीत तोमर, प्रकाश वर्ष, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। अब यहाँ पर जब ये पदार्थ आपस में संघनित होने लगे, जैसे ये पदार्थ आपस में संघनित होने लगे, तो यहाँ पर क्या हुआ? संघनित हुए, संघनित के पश्चात यहाँ पर 2 गैस निकली, ठीक है। इस गैस को क्या बोलेंगे हम? एक निकली थी हाइड्रोजन गैस और एक निकली थी हीलियम गैस। दोनों ध्यान रखना है। क्या क्या हुआ जब ये पदार्थ थे? ये पदार्थ फैलते, ज्वालामुखी फटती है ना, तो पूरे पदार्थ आपस में फैल जाते हैं, ठीक है। फिर आपस में ये संघनित होते हैं गुरुत्वाकर्षण के द्वारा। जैसे ही आपस में संघनित होने लग जाते हैं पदार्थ, यहाँ से क्या निकल रही है? गैसेस निकल रही है। और जो गैसेस सबसे पहले निकली थी वो निकली थी हाइड्रोजन और हीलियम गैस। क्लियर इतनी बात? हाइड्रोजन और हीलियम गैस निकलती है, ठीक है। और जब हाइड्रोजन हीलियम गैस निकली उसके 4.5 बिलियन बाद, 4.5 बिलियन, यहां पर पृथ्वी का निर्माण होने लग गया था, ठीक है। यानी कि अब क्या होगा? आकाशगंगा, बहुत सारी आकाशगंगाओं का निर्माण होता है। उनमें से एक आकाशगंगा थी मिल्की वे, ठीक है। अगर हमने पढ़ा, आपने बचपन से आज तक पढ़ा होगा कि हमारी आकाशगंगा का नाम है मिल्की वे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ? जब ये पदार्थ संघनित हो गए उसके पश्चात हाइड्रोजन हीलियम गैस, बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन और हीलियम गैस निकली थी सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या हुआ? फिर इसके पश्चात आकाश गंगाओं का बहुत सारा समूह था,
हम पृथ्वी पर रहते हैं, इसलिए हम सिर्फ अपनी आकाशगंगा की बात करते हैं जो कि है मिल्की वे। ठीक, हमने देखा कि यहाँ पर हमारी जो आकाशगंगा है, ठीक है, आकाशगंगा, तो ये भी ध्यान रखना है, आपने बचपन से आज तक पढ़ते हो, तो ये कौन है, मिल्की वे है, मिल्की वे, ठीक है। और मिल्की वे के अंदर क्या आएगी, पृथ्वी आती है, ठीक, पृथ्वी आती है, ठीक है। तो पृथ्वी में हमने देखा कि यहाँ पर क्या क्या पाए जा रहे हैं, यहाँ पर जल तो था, वो वाष्प रूप में था। अब वाष्प में क्यों रूप में था, क्योंकि तापमान बहुत ज्यादा अधिक था कि जल नीचे ठहर ही नहीं सकता था, ठीक है, इतना अधिक तापमान था कि जल हमेशा वाष्प के रूप में ही रहता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो था वो थी मीथेन गैस, ठीक है, और साथ ही साथ अमोनिया था, ठीक है, NH3 सॉरी, अमोनिया क्या होगा, NH3। तो यहाँ पर क्या क्या था, आपने ये वाली बात समझ में आ गई कि क्या क्या हुआ। सबसे पहले जो एक अणु रहा होगा, जो भी रहा था वो चीज का पता नहीं है, ये एक कल्पना है कि यहाँ पर उसका विस्फोट हुआ, फिर धीरे धीरे वो फैला, ठीक है, जब वो फैला उसके कण आपस में संगनित हुए तो वहां से क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस निकली, ठीक है। उसके जब ये प्रसार हो गया, उसके 4.5 बिलियन बाद यहाँ पर पृथ्वी का निर्माण हुआ, ठीक है। तो पृथ्वी का निर्माण से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि पृथ्वी से पहले क्या था, आकाशगंगा का निर्माण हुआ। आकाशगंगा के अंदर बहुत सारी आकाशगंगाओं का निर्माण था, ठीक है, लेकिन हम सिर्फ अपनी बात करें क्योंकि हमने तो पृथ्वी पर जीवन देखा है ना, और ग्रहों पर तो अभी तक जीवन नहीं दिखा है, क्योंकि क्या पता वहां पर कोई और अणु निकल गए होंगे, ठीक है। तो सबसे बात यहाँ रखनी है कि आकाशगंगा में हम पढ़ते हैं मिल्की वे के बारे में, जो कि हमारी क्या है, आकाशगंगा बोलते हैं हम, ठीक है। तो उसमें पृथ्वी में देखा तो हमने देखा वहां पर जल तो था लेकिन वो वाष्प रूप में था। वाष्प रूप में होने का कारण यही था कि वहां पर बहुत अधिक टेम्परेचर था। जब टेम्परेचर अधिक रहेगा तो जल तो नीचे रहेगा ही नहीं ना, वो सिर्फ उड़ता ही रहेगा, वो वेपर फॉर्म में जाता ही रहेगा, क्लियर। उसमें साथ साथ क्या थी, मीथेन गैस थी और साथ ही अमोनिया गैस थी, क्लियर इतनी बात सबको, ठीक है। अब क्या हो रही थी, सूरज भी था, पूरे सौर मंडल का निर्माण हुआ ना जब आकाशगंगा के बाद, आकाशगंगा से सौर मंडल का निर्माण हो गया पूरा, तो उसमें क्या था, सूरज भी था। अब सूरज से आने वाली ठीक है, सूरज से आने वाली जो यूवी रेस थी वो क्या कर रही थी, यहाँ पर यूवी रेस वो करेगी जल का अपघटन। जैसे जल का अपघटन होता है तो जल H2+O2 बना रहा था, ठीक है, इसको बैलेंस कर दो तो इस प्रकार से O2+, जैसे क्या हुआ, हाँ ठीक है, क्लियर हो गया तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है क्योंकि साथ पूरे आकाशगंगा में क्या हो गया, सौर मंडल का निर्माण, ग्रहों का निर्माण जो हो गया है, उसके बाद हम मिल्की वे की बात करें और पृथ्वी का निर्माण, ठीक है। तो यहाँ पर जो सूर्य से आने वाली, पृथ्वी पर सूर्य से आने वाली H2 जो यूवी रेस थी, जब वो पृथ्वी पर पड़ रही थी तो वहां पर क्या था, H2 अणु अपघटित होने लग गया, टूटने लग गया, ठीक है। तो वहां से क्या हुआ, H2 अणु का टूटना, अपघटन क्या कहलाता है, H2+O2, है ना। तो ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही थी। अब ये ऑक्सीजन गैस अगर रिलीज हो रही है तो ये क्या करती थी, सबसे पहले ये क्या करेगी, यहाँ पर ये ऑक्सीजन गैस इन मीथेन और अमोनिया के द्वारा ग्रहण की जाती है, इनके साथ संगनित हो जाती है, आपस में मिल करके यहाँ पर ये क्या बनाती है, ओजोन का निर्माण बनाएगी, ठीक है। ये क्या करेगी, ओजोन का निर्माण, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले देखना है कि किस प्रकार से वायुमंडल का निर्माण होगा, क्योंकि जब ओजोन बन गई है तो अब क्या होगा, पृथ्वी के बाहर एक क्या बन गया, परत का निर्माण हो गया, ठीक है। वो परत क्या कहलाती है, ओजोन कहलाती है, जिसे हम O3 कहते हैं, ठीक है। जल अपघटित हुआ, उससे जो ऑक्सीजन निकली उसने क्या करा, ओजोन परत का निर्माण करा, ठीक है। इस प्रकार क्या हुआ, पृथ्वी का वायुमंडल बन गया। अब अगर ओजोन परत बन गई है तो सूर्य से आने वाली जो यूवी रेज है वो अब क्या होगी, उतनी अधिक गति से हमारी पृथ्वी पर नहीं पड़ेगी। तो उससे क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर क्या है, यूवी रेज नहीं पड़ेगी तो टेम्परेचर फिर क्या हो जाता है, वो अगर हाई है तो वो कम हो जाएगा, क्योंकि अब यूवी रेज का प्रभाव है, यूवी रेज का प्रभाव है वो कम हो गया, क्लियर इतनी बात। तो जैसे यहाँ पर क्या हुआ, यूवी रेज के लिए जो ओजोन परत बनी है, अब पृथ्वी का टेम्परेचर भी क्या हो गया, कम हो गया। जैसे पृथ्वी का टेम्परेचर कम हुआ तो अब जल क्या होगा, वाष्प में ना जाकर के वो पृथ्वी पर उपस्थित गड्ढों में जाने लगा, ठीक है।
ये गड्ढे बना दिए मैंने, अब जल क्या होगा, वाष्प में ना जाकर के इन गड्ढों में जाएगा, तो इससे क्या हो गया, पृथ्वी पर महासागर, बड़े बड़े ओशियंस वगैरह, इन सब का निर्माण हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ओजोन परत से क्या हो गया, जल संचय होने लग गया, जल भंडारण होने लग गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर सबको? ठीक है, हाँ बिल्कुल, चलिए ठीक है। और क्या होगा यहाँ पर, अब पहले तो जो यूवी रेज जब पड़ रही थी तब तक तो पृथ्वी का तापमान 800 डिग्री सेल्सियस से ही अधिक था। ठीक है, जैसे ओजोन परत का निर्माण हो गया, अब टेम्परेचर मिनिमम हो गया, कम हो गया, जिसके कारण जल भी का भी भंडारण होना स्टार्ट हो गया। क्लियर इतनी बात? चलिए आगे चले। ठीक है, चलिए इतनी बात क्लियर रखनी है। ठीक है, सबको क्लियर है? सही, ठीक है, सब बोल रहे हैं क्लियर है, तो अच्छी बात है। अब यहाँ पर बात करेंगे कि जो जीत तोमर कह रहे हैं भारतीय गंगा को पृथ्वी पर लाए थे आकाश गंगा, क्या बोल रहे, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब आगे देखेंगे तो यहाँ पर ये भी देखना है, जो क्या थी, ऑक्सीजन गैस थी, वो जब अमोनिया के साथ मिली तो उसने किसका निर्माण करा, CO2 का निर्माण करा, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करा। तो ऐसे करके ये जो पूरा क्या था, ये चक्र चला। क्लियर हो गए सबको? सबसे पहला, अब मैं इसको सिंपल समझाती हूँ, बिग बैंग थ्योरी क्या थी। सबसे पहले उन्होंने कहा गया था, यहाँ पर इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये मत था, कल्पना थी कि एक बहुत बड़ा पदार्थ रहा होगा, अणु रहा होगा, जिसका विस्फोट हुआ, पहले वो फटा, अब फटेगा तो वो फैलेगा, वो फैला। ठीक है, उसके पश्चात क्या हो गया, यहाँ पर फैलाव के कारण जब उसके अणु आपस में, उसके पदार्थ जो अणु थे वो आपस में संगनित हुए, वहां से क्या हुई, हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस निकली। ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम गैस निकल गई। उसके बाद यहाँ पर देखा कि उसके जब तक, क्योंकि ठंडा होने में भी तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो 4.5 बिलियन ईयर बाद वहां पर आकाश गंगा का निर्माण हुआ। ठीक है, आकाश गंगा बहुत छोटे छोटे, बहुत बड़े बड़े अणु बोल सकते हो वो रहे। ठीक है, पूरा समूह था। उसके बाद उस उनमें से एक छोटा अणु की अगर हम बात करेंगे तो वो क्या थी, मिल्की वे थी। ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारे ये रहे होंगे, कुछ इसी के, इस विस्फोट के क्या रहे होंगे, ये अणु रहे होंगे आकाशगंगा। ठीक है, और इस अणु से क्या हुआ, इनमें से एक थी कौन, मिल्की वे, मिल्की वे थी। और मिल्की वे से क्या था, मिल्की वे में पृथ्वी थी, पृथ्वी यानी कि इसके अंदर मिल्की वे में क्या हुआ था, यहाँ पर पृथ्वी एक छोटा सा और अणु था। अगर मिल्की वे की बात करें तो यहाँ पर एक छोटा सा अणु था, जिसमें क्या पाया जा रहा था, हाइड्रोजन पाया जा रहा था, वाष्प पाया जा रहा था। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर मीथेन गैस पाई जा रही थी और अमोनिया पाई जा रही थी। ठीक है, आकाश गंगा अगर हम बात करते हैं, सौर मंडल जितने भी ये सब आते हैं, ये सब इसके अंतर्गत आ रहे हैं। ठीक है, मिल्की वे के अंदर। अब हम यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ, जल तो था लेकिन वो वाष्प रूप में था। ठीक है, मीथेन थी, अमोनिया था, इनका कुछ यूज नहीं था। अब पहले क्या हुआ, जो यूवी रेस पड़ रही थी जल में, उससे जल का अपघटन हुआ, H2O2 का निर्माण हुआ। उसके बाद जो O2 निकली है उससे पृथ्वी का वायुमंडल यानी कि ओजोन परत का निर्माण हुआ, जिससे यूवी रेस आनी कम हो गई। जैसे यूवी रेस जो होगी वो कम आएगी तो यहाँ पर जल का भंडारण होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, और जो ऑक्सीजन होगी जब वो मीथेन के साथ क्रिया करेगी तो वो क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करती है। तो बस यहाँ पर यही थी बिग बैंग थ्योरी, किस प्रकार से ये पूरी की पूरी कल्पना थी कि ऐसे ऐसे करके ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। अब इसका थ्योरी पोर्शन पढ़ोगे तो आपको इजी लगेगा। तो यहाँ पर कुछ समय के बाद हाइड्रोजन और हीलियम गैस बनी। ठीक है, अब गैसों के बीच में जब आपस में गुरुत्वाकर्षण हुआ, वो संगनित हुए, तो वर्तमान ब्रह्मांड की आकाश गंगाओं का गठन हुआ। क्लियर? सबसे ये देखेंगे तो मिल्की वे की बात ही हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहीं पर जो पृथ्वी है उस पर जीवन पाया जा रहा है, तो इसलिए मिल्की वे की ही बात की जाती है। ठीक है, तो मिल्की वे में कौन कौन थे, सौर मंडल थे आपके। ठीक है, सौर मंडल थे और साथ में उसमें क्या था, सूर्य और ग्रह थे। सौर मंडल यानी सूर्य और ग्रह से मिलकर के बना होता है ना, पूरी फैमिली पाई जाती है, तो ये पूरा सौर मंडल होता है मिल्की वे के अंदर। ठीक है, अब पृथ्वी की रचना की बात। अब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की रचना कब हुई, तो यहाँ पर ध्यान रखना है 4.5 बिलियन वर्ष के बाद जब क्या हुआ, विस्फोट हो गया, उसके बाद क्या हुआ,
यहाँ पर 4.5 बिलियन लग गए पृथ्वी के निर्माण में। तो यहाँ पर इसको बोला जाता है 4.5 बिलियन करोड़ पूर्व इतना क्या हुआ था, यहाँ पर पृथ्वी का निर्माण हुआ था। क्लियर इतनी बात? ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ये आते हैं इसलिए मैं बता रही हूं क्योंकि ये चैप्टर में थोड़ा थ्योरी ज्यादा है बस। चलिए आप देखेंगे प्रारंभ में पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं था, ये आप सभी को पता था। पहले तो वातावरण में वायुमंडल था ही नहीं क्योंकि क्या थी, यूवी रेस डायरेक्ट पृथ्वी पर पड़ रही थी, है ना। तो हम कह सकते हैं पहले क्या था, वायुमंडल नहीं था, पहले सिर्फ क्या था, जल था, वाष्प था, मीथेन थी और अमोनिया था। ये बात भी ध्यान रखनी है कि पहला कौन कौन थी, साथ में CO2 भी था जब मीथेन ऑक्सीजन से क्रिया करती है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर क्या क्या हुआ, ये मैंने आपको बता दिया है। अब सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें थी, यूवी रेस की बात करें ना, यूवी रेस पराबैंगनी किरणें होंगी, जैसे वो क्या करती है, पृथ्वी पर पड़ रही थी तो उस पर उपस्थित तो जलवाष्प था, जो वाष्प बन रहा था ना जल, वो धीरे धीरे क्या हो रहा था, विघटित हो रहा था, टूट रहा था, जिससे H2 और O2 का निर्माण हो रहा था। अब जो ये O2 थी, ये क्या कर रही थी, ये O2 मीथेन के साथ मिलकर के H2O का निर्माण कर रही थी और साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड का भी निर्माण कर रही थी। क्लियर? ठीक है। और O2 साथ साथ में क्या कर रही थी, ओजोन परत का भी निर्माण कर रही थी, जिससे कि जो यूवी रेज होगी वो क्या होती है, पृथ्वी पर नहीं पड़ पाती है, ठीक है। तो इस प्रकार पृथ्वी के वायुमंडल का भी निर्माण हो गया। तो यहाँ पर अब पॉसिबिलिटी हो गई कि यहाँ पर जीवन रह सकता है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन भी प्रेजेंट थी, जल भी प्रेजेंट हो गया, है ना। और वहां का जो तापमान था वो भी अब मिनिमम हो गया, ठीक ठाक रह गया, क्योंकि वहां पर अब ओजोन परत का निर्माण हो गया। ठीक, अब यहाँ पर बात आई तो ओजोन परत का निर्माण से तापमान में कमी आ गई, ये मैंने आपको बता दिया। अब जैसे पृथ्वी का निर्माण हो गया, अब क्या होंगे, इसमें छोटे छोटे नन्हे नन्हे क्या होंगे, पौधे उगेंगे, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब भी तो आएंगे। तो हम उसे कहते हैं जीवन, यानी जीव की उत्पत्ति कब हुई, तो यहाँ पर 400 करोड़ वर्ष पहले, यानी जिसे हम बोलेंगे 50 या 500 मिलियन करोड़ पहले की बात करेंगे, तो इस टाइम पर जीवन की उत्पत्ति हुई। ठीक, इतनी बात क्लियर? क्लियर? बताइए, सबको क्लियर हो गई है? ठीक है, तो इसमें आपको मेन चीज क्या क्या थी मैं आपको बता देती हूं। यहां पर आपको एक तो दिखना है, यहां पर बात करेंगे यूनिवर्स की, ठीक है। यूनिवर्स पढ़ा आपने, उसके बाद आपने पढ़ा अर्थ का निर्माण, ठीक, और उसके बाद आपने देखा कि उसके जहां पर लाइफ का निर्माण क्या हुआ। जो ये क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखना है आपको। अगर हम बात करेंगे तो यहां पर 20 मिलियन, ठीक है, बिलियन बोला था ना हमने, 20 बिलियन ईयर एगो, ठीक है, 20 बिलियन ईयर एगो की अगर हम बात करते हैं तो इस टाइम पर ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, ठीक है। अगर हम बात करेंगे यहां पर किसका, पृथ्वी का निर्माण जो हुआ वो 4.5 बिलियन ईयर एगो हुआ था, ठीक है। और अगर हम लाइफ की बात करते हैं तो वो 4 बिलियन ईयर एगो हुआ था, ठीक है। तो यानी कि इतनी बात आपको याद रखनी है कि ये 3 आपके इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, ठीक है। चलिए, ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो ये बात ध्यान रखनी है आपने, ठीक है। अब क्या होती है, अब यहाँ पर जो बात कर रहे हैं जीत तोमर जी की, क्या बोल रहे हो, भागीरथी, क्या भागीरथ जी ना, जो नदी लेकर के आए थे, है ना, उनकी बात कर रहे हो आप। तो यहाँ पर देखो, एक तो बिग बैंग थ्योरी थी, जिन्होंने यहाँ पर ये बताया था कि इस प्रकार से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, पहले विस्फोट हुआ, फिर वो फैलाव हुआ, उसके बाद धीरे 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 करके ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, पृथ्वी का निर्माण हो गया और जीव का निर्माण हो गया। ये थी बिग बैंग थ्योरी, तो वहां पर आप अच्छे से लिख सकते हो। अब क्या थे, कुछ यहाँ पर क्या है, स्पेशल क्रिएशन, यानी कि जैसे कि वेदों में बताया गया है। अगर वेदों की बात करेंगे तो वहां पर बोला जाता है कि ब्रह्मांड जी, भगवान जी थे, ठीक है, देव्य शक्ति के द्वारा पृथ्वी का निर्माण हुआ है। इतनी बात क्लियर? तो यहाँ पर सर्वशक्तिमान जो भगवान ब्रह्मा जी थे, उन्होंने ब्रह्मांड का निर्माण करा। तो कौन कौन बच्चे इस बात से सहमत है कि भगवान जी ने निर्माण करा है ना?
मतलब आप लोग तो नहीं मानोगे, ठीक है, अगर हम साइंस की दृष्टि से देखेंगे तो वो यहाँ पर इस बात का प्रूफ होना चाहिए, है ना। साइंस तो ये बोलेगा कि मुझे तो प्रूफ चाहिए, तो यहाँ पर ब्रह्मा जी तो आएंगे नहीं बताने कि मैंने ही बना रखा है पृथ्वी को, ब्रह्मांड को, है ना। बस ये क्या है, ये हमारे हम बोल सकते हैं वेदों ग्रंथों इनमें ये लिखा गया कि ब्रह्मा जी ने ही यहाँ पर ब्रह्मांड का निर्माण करा है। क्लियर, ठीक है, ठीक है, चलिए अब आगे चले। अब देखते हैं हम आगे, ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है। अब आता है पेनिस्पर्मिया। पेनिस्पर्मिया में क्या होगा, तो यहाँ पर जो पेनिस्पर्मिया था जिसे हम बोलते हैं सर्व बीजाणु द्वारा, अर्थात यहाँ पर कुछ ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया कि जो क्या बना होगा, पृथ्वी में जो जीवन उत्पन्न हुआ होगा वहां पर क्या होगा, कोई दूसरे ग्रह से कोई आया होगा अणु, उसके कारण यहाँ पृथ्वी पर जीवन प्रेजेंट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात क्या थी, यहाँ पर जो पूर्व ग्रीक विचारक थे उन्होंने अनुसार जीवन की इकाई विभिन्न या अनेक ग्रहों से स्थानांतरित हुई है, जिनमें से एक पृथ्वी थी। उन्होंने बताया कि पूरे आकाश जो क्या था, यहाँ पर कोई और ग्रह था, ठीक है, उसके अंदर कुछ कोई अणु पाया जा रहा होगा, तो ये क्या हुआ, यहाँ इस ग्रह से यहाँ पृथ्वी पर आया और उसके कारण क्या है, जीवन की उत्पत्ति हुई है। तो इसको क्या कहा, पैनस्पर्मिया। जैसे आप लोग बोलते ना एलियन आ जाते हैं, है ना, सब बोलते हैं एलियन आ गए, एलियन आ गए, तो वो कुछ इस तरह से ही था कि कोई और अणु या कोई ग्रह ने अपना किसी अणु को यहाँ छोड़ दिया और उसके बाद यहाँ पर जीवन की उत्पत्ति हो रही होगी, ठीक है। तो इसको पैनस्पर्मिया कहते हैं। तो यहाँ पर बहुत उत्सुक थे सारे जो वैज्ञानिक थे, उनकी जो सबसे पसंदीदा फेवरेट जो थ्योरी थी वो यही थी, पैनस्पर्मिया, ठीक है। जितने भी एस्ट्रोनॉट्स थे वो सब क्या चाह रहे थे कि यहाँ पर क्या थे, एस्ट्रोनॉमस, ठीक है, एस्ट्रोनॉमस होंगे, तो वो सब की ये था कि हाँ यार बाहर से कोई आया होगा जिसने यहाँ पर जीवन को डाल के चला गया। क्लियर इतनी बात, ठीक है, समझ में आ गई इतनी बातें। अब आगे चले। अब कुछ वैज्ञानिकों ने क्या कहा, बहुत अच्छे वैज्ञानिक भी रहे होंगे कुछ, वो क्या कह रहे थे कि जो पदार्थ सड़ जाता है, ठीक है, यानी कि सड़ी गली सामग्री जैसे कि भूसा, कीचड़ आदि के द्वारा यहाँ जीवन की उत्पत्ति हुई, ठीक है। इस प्रकार से उन्होंने अपने कुछ वैज्ञानिक ऐसे थे, किसी ने तो सर्व बीजाणु द्वारा बताया कि कोई बाहर से अणु आया होगा उसके द्वारा पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति भी, ठीक है। कुछ ने क्या कहा कि जो पृथ्वी पर उपस्थित सड़ी गली चीजें थी उनके कारण जीवन आया। ये सब क्या थे, ये सब अपने अपने मत दे रहे थे। जैसे कि अभी आप बहुत सारे बच्चे यहाँ कमेंट में पूछते रहते हैं मैम बोर्ड एग्जाम कब होंगे, तो दूसरा बच्चा कमेंट करेगा कि 25 को है, फरवरी में है, कोई मार्च में। यूट्यूब में भी बहुत सारे चैनल आ जाते हैं, गौर से देखिए बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाले हैं 23 फेब को, लेकिन देखा तो हो ही नहीं। तो ऐसे ऐसे यहाँ पर सब अपने अपने वैज्ञानिक मत देने लग गए थे कि हाँ कि क्या पता ऐसा हुआ होगा। किसी ने कहा कि सड़ी गली पत्तियों से जीवन की उत्पत्ति हुई है ना। तो यहाँ पर ये क्या है, क्या आपको लगता है कि सड़ी गली सामग्री से, कीचड़ से, आपको लगता है कि कीचड़ से वहां पर क्या कोई जीवन की उत्पत्ति हुई होगी, लगता है किसी को? बताइए बताइए। प्रभात कुमार, सर्वाम कुमार, नेहा यादव, आशुतोष धर, एनएसएस, सुच्ची, बताइए बताइए। हाँ ठीक है, कौशल कह रहे नो, कपिल कुमार भी नो, ठीक, हाँ, है ना। तो इस प्रकार से क्या बोल सकते हैं कि सड़ी गली के सामान ऐसे ऐसे थोड़ी भी हो सकता है कि जीवन की उत्पत्ति देखे। उन्होंने ये देखा होगा कि कहीं पर क्या था, एक वैज्ञानिक थे जो अपनी लैब में काम कर रहे थे, तो वहीं उनकी लैब पर गेहूं का कट्टा रखा होगा, तो उनको लैब में काम करते करते पसीना आया और उन्होंने अपना कोट उतारा और वहां उस कट्टे के ऊपर रख दिया, ठीक है। और कुछ टाइम के बाद उन्होंने देखा कि वहां पर चूहे आ गए, तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पर मेरा जो पसीना निकला और साथ में जो ये खाद्य पदार्थ रहा,
इसके द्वारा चूहे उत्पन्न हो गए। ठीक है, तो उन्होंने ये दिमाग लगा लिया कि इस प्रकार से सड़ी गली चीजें जो होंगी, मेरा पसीना भी मिला वहां पर, साथ में ये गेहूं का कट्टा था जो भी, ठीक है, ये सब मिले आपस में और उससे एक चूहा बन गया। इस प्रकार से जीवन की उत्पत्ति हो गई। तो आप सभी को लगता है कि ऐसा होगा कुछ? नहीं ना? या फिर ऐसा बोल सकते हैं कीचड़ में बहुत सारे क्या मधुमक्खियां, कीड़े मकोड़े घूम रहे हैं, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि वो कीचड़ ने ही अपने अंदर से निकाले वो मधुमक्खी को, केचुओं को, नहीं ना? तो कीचड़ से तो ये तो सारी बातें ऐसी है कि मतलब हम अभी ऐसा बोल सकते हैं कि अभी हमें ये लग रहा है कि बेवकूफी वाली बात है, लेकिन ये जब ये चीज पता चली ना, उसके बाद ही जो अगली आने वाली जो अगली थ्योरी है उसका पता चला। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ होगा, यहाँ पर जैसे बहुत सारा कीचड़ पड़ा है, ठीक है, कीचड़ पड़ा है ये, अब उसमें कोई यहाँ पर केचुआ चल रहा है, ये केचुआ है, ये इसकी आंखें और तो रहता नहीं है, ठीक है, आंखें रहती है ना इसके, और ये इसकी बॉडी। अब कुछ वैज्ञानिकों ने कीचड़ को देखा होगा और देखा होगा कि यार इसमें तो ये केचुआ चल रहा है, अर्थात कि यहाँ पर इस कीचड़ के द्वारा केचुए का निर्माण हुआ है ना। उन्होंने सोचा कि ये केचुआ कहाँ से आ रखा है, ये इस कीचड़ से आ रखा है। ठीक है, तो ये आप लोग तो मान नहीं सकते हो ना, ये आप भी, अब आपको ऐसा लग रहा है कि आप बेवकूफ रहे होंगे वो, है ना, पर लेकिन वो उन्होंने ये सिर्फ सोचा। लेकिन जब इसकी पता चला कि यहाँ पर कुछ सड़ी गली चीजें लग रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, किसी जीव का निर्माण हो रहा है। लेकिन इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर बोला जाए तो यहाँ पर किसी जीव की उत्पत्ति हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर लुईस पास्कर, ठीक है, याद रखेंगे, लुई पास्कर वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस थ्योरी को बिल्कुल इसका विरोध कर दिया कि ये क्या बात हो गई भाई, ऐसे कीचड़ से थोड़ी भी आ जाएगा, अब पत्ती गिर रही है तो पत्ती से कोई जीव थोड़ी भी बन जाएगा, है ना। या फिर हम किसी और की बात करेंगे, सड़ी गली चीजें, वहां से कोई जीव बनता है नहीं ना। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये थ्योरी को बिल्कुल गलत ठहरा दिया गया, इसके सब विरोध करने लगे। ठीक है, फिर जो हमारे वैज्ञानिक थे अगले, ठीक है, कौन थे, लुई पास्चर, याद रखोगे नाम, लुई पास्चर जी ने इस थ्योरी का विरोध करते हुए अपना सिद्धांत दिया। ठीक है, लेकिन इस थ्योरी से सिर्फ ये फायदा हुआ कि कहीं पर कोई चीज रख रखी है ना, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कुछ चीज थी, यहाँ पर मांस का टुकड़ा रख दिया एक, ठीक है, यहाँ पर मांस का टुकड़ा है ये, तो इसकी ये मांस का टुकड़ा कुछ टाइम के बाद अगर इसको खुले में छोड़ देते हैं तो ये फिर इतना सा रह जाता है ना, इसमें बहुत सारे कीड़े लग रखे हैं। तो ये तो नहीं कह सकते ना कि इस मांस के टुकड़े से कीड़े निकल रहे, ये मांस का टुकड़ा कीड़े बना रहा है, नहीं ना। जो पुराने वैज्ञानिक थे उन्होंने ये कहा कि क्या पता मांस का टुकड़ा ही कीड़े बना रहा होगा। ठीक है, लेकिन लुई पास्चर जी थे, उन्होंने यहाँ देखा कि आखिर ये मांस का टुकड़ा जो है, इसको जो खा रहे हैं वहां वो जीव आ कहां से रहे हैं। ठीक है, तो वहां से उन्होंने इस प्रकार से, यानी उनको ये पता चल गया था कि ये मांस का टुकड़ा जो छोटा हो गया, जो इसको खा रहे हैं, वो जो जीव है वो कहां इस मांस के अंदर से नहीं आ रहे बल्कि बाहर से आ रहे हैं। क्लियर इतनी बात, कहां से आ रहे हैं, कहीं बाहर से आ रहे हैं और फिर इसको खा रहे हैं। इतनी बात क्लियर। तो इसके लिए इन्होंने प्रयोग दिए, अलग अलग प्रयोग करे और जाना कि ये या तो इस मांस के टुकड़े से पैदा हो रहे हैं या फिर ये बाह्य वातावरण से आ रहे हैं। तो इसके आधार पर भी प्रयोग किए गए। क्लियर हो गई है दोनों में डिफरेंस सबको। राहुल कुमार, गुड इवनिंग। हाँ ठीक, अब देखेंगे आगे। अब यहाँ पर क्या था, अब अगर हम बात करेंगे स्वतः जननवाद की बात करते हैं। ठीक है, वाद है ये, तो यहाँ पर हम इसको बायोजेनेसिस थ्योरी कहते हैं। ठीक है, वहां पर हम उसे क्या कहेंगे, ए बायोजेनेसिस थ्योरी कहते हैं। तो इसमें देखेंगे जो लुई पास्चर जी थे, जीवन पहले से विद्यमान जीवन से निकलकर आता है। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने ये बताया था कोई भी जीव, हम जैसे अगर हम मनुष्य है तो हम कहाँ से आए हैं, हम मम्मी पापा से आए ना अपनी, अर्थात हमारे पहले जो जीव उत्पन्न हुए हैं उनसे हमारी उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार इन्होंने ये सिद्धांत देते रहे। ठीक है, इन्होंने क्या करा, सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो इन्होंने एक फ्लास्क रखा, इस प्रकार से फ्लास्क बना देते हैं। ठीक है, इसमें इन्होंने कुछ यीस्ट का टुकड़ा रखा। ठीक है, इस प्रकार से अलग अलग प्रयोग करे, एक ही प्रयोग नहीं करा उन्होंने। यहाँ पर अगर एक यीस्ट का टुकड़ा रखा उन्होंने, ठीक है, मृत यीस्ट था उसका टुकड़ा रखा, और यहाँ पर क्या करा,
इसको बंद कर दिया। ठीक है, एक इन्होंने ये प्रयोग करा और दूसरा फ्लास्क वापस लिया इन्होंने। फिर इस पर अगर हम बात करते, चलो इसको मांस का टुकड़ा मान लो। ठीक है, मांस का टुकड़ा है यहाँ पर, ये भी मांस का टुकड़ा है। इस तरीके से समझोगे तो अच्छे से आ जाएगा। अब एक में तो इन्होंने कॉर्क लगा दिया, दूसरे को इन्होंने खुला छोड़ दिया। ठीक है, अब कुछ टाइम बाद जब वो आए तो उन्होंने देखा कि इसमें बहुत सारी छोटी छोटी मक्खियां पनप रही है। ठीक है, इसको खाने के लिए। ठीक है, लेकिन जो बंद था उस पे कोई भी नहीं था। तो इससे एक चीज सिद्ध हो गई, यहाँ पर जो पुराने वैज्ञानिक ने ये कहा था कि पुरानी जो सड़ी गली चीज होगी उससे जो क्या होंगे जीव निकलेंगे, वो ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया कि यहाँ पर क्या हुआ, इस चीज से यानी इस सड़ी गली चीज से किसी भी जीव का निर्माण नहीं हुआ है। लेकिन जब उन्होंने दूसरा वाला फ्लास्क देखा जिसको उन्होंने खुला रखा था, ठीक है, यहाँ पर आसानी से ऑक्सीजन की उपस्थिति में यहाँ पर सब कुछ क्या हो रहा है, आ रहा है। तो उन्होंने यहाँ देखा कि यहाँ पर छोटे छोटे मक्खियां पैदा हो रही है। अर्थात जो जीव आए हैं, जो नए जीव आए हैं, वो कहाँ से आए हैं, बाहर उपस्थित जो ऑक्सीजन थी उससे होकर के यहाँ प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्होंने कहा कि ये क्या होंगे, जीव इस प्रकार से आए हैं। एक बात यहाँ पर क्लियर हो गई कि जीव क्या होंगे, किसी सड़ी गली चीजों से नहीं पनपते, बल्कि वहां पर क्या होंगी, ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी, उस कारण ही वहां पर जीव आए हैं। ठीक है, यानी बाहर से आते हैं जीव। क्लियर इतनी बात। चलिए अब अगर आगे बात करेंगे तो यहाँ पर यही प्रयोग है कि इन्होंने फ्लास्क मृत यीस्ट को में जीव पैदा नहीं हुए, तब उन्होंने खुले फ्लास्क में जब देखा तो यहाँ पर क्या हुए, नए जीव आ गए। तो ये वाला ये बात देखी। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे, इससे ज्ञात हुआ कि जीवन की उत्पत्ति पूर्व में उपस्थित जीव द्वारा ही हुई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब कुछ वैज्ञानिक थे जो थे फ्रांसिस्को रेड्डी थे, ठीक है, स्पॉल जेली थे और लुइस पास्चर थे। इन्होंने फिर से प्रयोग करा तो इन्होंने देखा कि जीवन की उत्पत्ति पहले से उपस्थित जीवों के द्वारा ही हुई है। ठीक है, चाहे कोई भी जीव, कुत्ता होगा, बिल्ली होगा या हाथी होगा, सबका निर्माण जो हुआ है उनके पहला जो पूर्वज उपस्थित रहा होगा उसके कारण हुआ है। क्लियर इतनी बात। चलिए आगे चलते हैं, सबको क्लियर हो गई होगी। हाँ ठीक है, प्रभात कुमार, ठीक है। अब चलते हैं, अब आगे चलेंगे तो इसमें थोड़ा थ्योरी वाला है, इसलिए आपको ये शुरू में थ्योरी कभी कभी आपसे पूछ ली जाती है। बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग कौन सी गैस रिलीज हुई, तो आपको पता है हाइड्रोजन हीलियम। ठीक है, पहले क्या क्या स्थित थे, वाष्प, जल, मीथेन, अमोनिया, ये प्रेजेंट थे। इतनी बात भी आपको क्लियर रखनी है। ठीक है, लास्ट में आपको ये पूछा जाएगा सर्व बीजाणु प्रयोग के अनुसार क्या था, तो उन्होंने क्या बताया था, दूसरे ग्रह से कोई अणु आया होगा, उसके कारण पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई है। ठीक, तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको स्पोर सिद्धांत भी कहते हैं अगर सर्व बीजाणु की बात करें हम। ठीक है, अब आता है रसायन विकास, ये सबसे मेन है, इसलिए इसको ध्यान रखना है, रासायनिक विकास के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर वैज्ञानिकों ने बताया, जो कौन वैज्ञानिक थे, एक थे ऑपरीन वैज्ञानिक और एक थे हॉल्डेन वैज्ञानिक। ठीक है, जो ऑपरीन थे वो रूस के वैज्ञानिक थे और जो हॉल्डेन थे वो इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है, क्या ऑपरीन हॉल्डेन सिद्धांत क्या है। अर्थात जब रासायनिक अणु आपस में मिले होंगे उसके कारण ही जीवन की उत्पत्ति हुई है, ये बात बताई थी ऑपरीन और हॉल्डेन वैज्ञानिक ने, इसलिए हम इस सिद्धांत को कहते हैं ऑपरीन हॉल्डेन सिद्धांत। ठीक है, तो क्वेश्चन जो पेपर में पूछे जाते हैं वो ऐसे पूछे जाएंगे, ऑपरीन हॉल्डेन सिद्धांत क्या है, तो आप क्या समझाओगे कि इनके अनुसार रासायनिक पदार्थों के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर ये सिद्धांत क्या था, यह सिद्धांत दिया गया इनके अनुसार था कि जीवन की उत्पत्ति जो हुई है वो कुछ रसायनों के संयोग से हुई है। क्लियर इतनी बात, सबको क्लियर है ना। आगे चले, इन रसायनों का संयोग बड़े बड़े महासागरों में हुआ था। ठीक है, उस समय के वातावरण के अनुसार अकार्बनिक रासायनिक के संयोग से कार्बनिक यौगिक का निर्माण होता है। इतनी बात ये ध्यान रखना है। क्लियर सबको इतनी बात, क्या क्या बोला गया था इसमें।
ठीक है, चलिए फिर इतनी बात सबको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो कार्बनिक यौगिक की बात की गई है, यानी कि यहाँ पर हम बोलेंगे जो कार्बनिक यौगिक है प्रोटीन और आरएनए, इनका निर्माण हुआ। ठीक है, अब आप ये मत सोचना कि प्रोटीन और आरएनए का निर्माण सिर्फ बॉडी में हो रहा है, बाहर वातावरण में भी इसका निर्माण हो सकता है। ठीक है, कब? जब अकार्बनिक रसायन आपस में संयोग करते हैं, उसके परिणाम स्वरूप कार्बनिक यौगिक का निर्माण होता है प्रोटीन। तो यहाँ पर जो आपका ऑपरिन हॉल्डिन सिद्धांत है, इस थ्योरी को आगे सिद्ध भी किया जाएगा, वो आप पढ़ोगे अगली क्लास में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, अगर आपको ऑपरिन हॉल्डिन सिद्धांत पूछा जाएगा तो आपको ये बताना है इनके अनुसार जो जीवन की उत्पत्ति हुई है वो रसायनों से हुई थी। जो अकार्बनिक यौगिक थे जब ये आपस में संयोजित हुए, उसके पश्चात कार्बनिक यौगिक बने, प्रोटीन, आरएनए, और उसके पश्चात जीवन की उत्पत्ति भी इनके अनुसार ये था। ठीक है, तो किस किस को आज की क्लास का जो थोड़ा सा जो परिचय था, हम परिचय बोलेंगे, वो समझ में आ गया है। आपने बिग बैंग थ्योरी जान ली। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि सर्व बीजाणु, है ना, कि यहाँ पे बाहर से कोई बीजाणु आया। उसके पश्चात हमने ये देखा था स्वतः जननवाद, अर्थात पहले से उपस्थित यहाँ पर सड़ी गली चीजों वाला। ठीक है, सड़ी गली चीजों के द्वारा, उससे पहले जो वैज्ञानिक आए थे कि सड़ी गली चीजों के द्वारा वहां पर जीवों का निर्माण हुआ। ठीक है, वो एबायोसिस था क्योंकि सड़ी गली चीज थी। ठीक है, एबायोसिस हम उसे प्रोसेस को बोलेंगे, वहां पर सड़ी गली। और अगर हम बात करते हैं बायोसिस की, यानी कि स्वतः जननवाद, अर्थात जो लुई पास्चर जी थे, उन्होंने बताया था कि जीवन की उत्पत्ति पहले से उपस्थित जीव के द्वारा होती है। ठीक, आगे हमने फिर ये देखा था यहाँ पर ऑपरिन हॉल्डिन सिद्धांत। तो इसमें हमने देखा था कि किस प्रकार से जो जीवन की उत्पत्ति हो रही है वो विभिन्न प्रकार के रसायनों के संयोग के द्वारा होती है। तो इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो ये थोड़ा थ्योरी थी, आपको पता होना चाहिए, पूछा जाता है आपको पेपर में भी। इसके बाद हम इस सिद्धांतों को डिटेल में भी पढ़ेंगे और आगे के टॉपिक्स अगली क्लास में पढ़ेंगे।